हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन। रोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप आप लोग पढ़ रहे थे, यानी हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपने लोग संयोजन, वियोजन, अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में, अब आज पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों, आप लोग पहले वाले वीडियो देख के आइए, तब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो अपने लोग समझते हैं दोस्तों आज विस्थापन अभिक्रिया को। आज विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों को समझेंगे। क्या क्या समझेंगे? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, समझिए सिंपल भाषा में। जैसे एक कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उसका खुद का घर है, खुद का कुर्सी है, यानी खुद का सीट है, उस पे वे बैठे हुए हैं। उधर से ताकतवर व्यक्ति आ गए, वो उसको भगा दिए कि भाग, तू भागो। और कमज़ोर व्यक्ति भाग गए। बोले कि मालिक, मैं भाग रहा हूं। तो कमजोर व्यक्ति क्या हुआ? भाग गए। तो ताकतवर व्यक्ति आए और कमजोर व्यक्ति क्या हुआ? सीट छोड़ के भाग गए। तो यही हुआ विस्थापन अभिक्रिया। मतलब बड़का कोई आदमी है, मतलब पूरा पावरफुल, और कमजोर व्यक्ति को भगा दिए, खुद बैठ गए, या उधर से बड़का आदमी है, खुद कमजोर व्यक्ति भाग गए। तो यही हुआ क्या? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए क्या कर रहा है। जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अपने से कम क्रियाशील तत्व, बोले ना, अपने से कम क्रियाशील यदि कमजोर तत्व को खुद के यौगिक से विस्थापित भगा देता है। खुद का उनका कुर्सी है, खुद का घर है, उनको भगा के पावरशील यानी क्रियाशील तत्व आके बैठ गया। यानी खुद का दबदबा है, उधर से पावरफुल दबदबा से बोलेगा भागो भागो भागली, तो तुरंत बोले कि अरे बाप रे, ये मालिक, हे मालिक, हम तो अभी तुरंत जा रहा हूँ मालिक, हम नहीं रुकेंगे मालिक। वो तुरंत बोरा अवस्था समझ के भाग गया, साइड हो गया, और वही कुर्सी को छोड़ के भागा। वो कुर्सी पर पावरफुल आदमी आके बैठ गए। यही हुआ विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग समझे होंगे। चलिए इनका उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe। अब देखिए ये क्या करेंगे। ये Fe जो है अधिक क्रियाशील है, और ये Cu कम क्रियाशील है। तो ये अपना समझ लीजिए, अपना पूरा परिवार के साथ है, बैठे हुए हैं। अब देखिए एक अधिक क्रियाशील है, ए बाबू चल निकलो। तो Cu जो है डर के मारे बोलेगा मालिक, निकल रहे हैं मालिक। तब क्या करेगा? Fe चले जाएगा ESO4 के साथ। देखिए क्या होता है। FeSO4 बना, क्या बना? FeSO4 बना, यानी FeSO4 यह एकवश था, एकवश में था, और यह भी एकवश में था। FeSO4 क्या बना? FeSO4 और
Cu बाहर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्या इनका डिफिनेशन करा है कि जैसे अधिक क्रियाशील था तो कम क्रियाशील को भगा रहे, क्या करे, भगा रहे, भगो 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 भगो, नहीं आने देंगे, हम आ गए हैं, तुम जाओ। ताकतवर व्यक्ति बोल रहे हैं, यानी क्रियाशील एलिमेंट यानी तत्व बोल रहे हैं। तो क्या किए, एफ ही क्या किए, इनको भगा दिए। भगाए कि नहीं भगाए? देखिए सीधे एफ ही जो है Cu को भगा के इसके स्थान पे चले आया। तो इनको CuSO4 क्या बोलते हैं? नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। यह थोड़ा हल्का हरा होता है, हल्का हरा। FeSO4 हल्का हरा होता है जलीय माध्यम में। तो आप लोग देख लिए। अब देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर उदाहरण था। अब देखिए दूसरा नंबर में CuSO4 प्लस Zn। अब ये फिर कॉपर सल्फेट है। ई अब क्या करेगा देखिए, एक्वस में एक Q, सॉलिड में। अब देखिए जलीय माध्यम है CuSO4। अब Zn क्या करेंगे, फिर CO घटाएंगे। कहा कि Zn जो है यानी जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो अभी तो कॉन्सेप्ट समझे किए थे कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेंगे, कम क्रियाशील तत्व के उन्हीं के यौगिक से उनको निकाल देंगे। समझ रहे हैं? यानी खुद के घर से खुद को निकाल के दूसरा आ गया। तो वही होगा इनके साथ। देखिए क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जिंक या जिंक ई क्या करेगा, और यहाँ और क्या करेगा देख लीजिए, ZnSO4 एक्वस मिला प्लस Cu को बाहर कर दिया सॉलिड में। जलीय माध्यम ZnSO4 मिला और Cu को बाहर कर दिया। ई होगा भूरा लाल। ई भी होगा कैसन, भूरा लाल। कैसे क्या हुआ, भूरा लाल। हाँ तो चलिए और देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम Mg प्लस क्या हो रहा है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब देखिए इनको क्या करते हैं, Mg यहाँ पे जो है अधिक क्रियाशील तत्व है। Mg अधिक क्रियाशील तत्व है। तो Mg क्या करेंगे, Zn को बोलेगा भागो बाबू, हम पावरफुल है ना, निकलो। तो Zn के मालिक, जी हजूर, हे हजूर, मैं अभी तुरंत निकलता हूँ हजूर। ये क्या करेगा कि Mg बोलेगा भाग गया ना, भगा दिए ना। Mg आके यहाँ पे बैठ जाएगा किनके साथ, MgSO4 प्लस Zn को निकाल दिए। क्या किए, Zn को निकाल दिए। Mg कैसन था, सॉलिड में था। ये कैसन था, एक्वस में था। ये भी एक्वस से मिला और Zn सॉलिड। देख लिए वियोजन अभिक्रिया, समझ लिए ना कि 2-3 बार 4 बार बता दिए हैं कि मतलब खुद के घर से खुद को निकाल के दूसरा आके बैठ गया। यही हुआ ना कि जिन अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व के खुद के यौगिक से, कम क्रियाशील तत्व का जो खुद का यौगिक है उन्हीं से कम क्रियाशील को निकाल के अधिक क्रियाशील आके बैठ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, समझे, और कम क्रियाशील को अलग कर देंगे। यह हुआ विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अपने लोग देख लेते हैं क्या, धातुओं की सक्रियता। इसको लिख लीजिएगा, मिटा दिए हैं। धातुओं की सक्रियता,
धातु की सक्रियता श्रेणी। ये अध्याय 3 में है धातु तथा अधातु में पढ़ने के लिए, तो धातु की सक्रियता श्रेणी मतलब Zn जो है Mg, Zn हट रहे हैं Mg की वजह से, है क्रियाशीलता किनका ज़्यादा है और किनका कम है। तो देखिए यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देती है कैल्शियम के पोटासियम Na Mg Al Zn Fe Pb HCU HgAg। आप लोगों को दिख रहा है? तो देखिए इसमें होता क्या, कि अभी एगो मैग्नीशियम वाला दिए थे ना कि मैग्नीशियम जो है किनको हटा रहे हैं, इनका क्रियाशीलता धीरे धीरे घट रहा है। क्या नहीं घट रहा है? कि मैग्नीशियम जो है जिंक को हटा रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इनका क्या है क्रियाशीलता, इनको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धातुओं की क्रियाशीलता धीरे धीरे जो है इनको घटा रहे हैं। यह क्या हुआ, धातुओं की क्रियाशीलता क्या हुआ, धातुओं की क्रियाशीलता। जैसे अभी एक मैग्नीशियम लिए थे, मैग्नीशियम इनको हटा रहे थे, जिंक को हटा रहे थे, हटा रहा था कि नहीं हटा रहा था, तो जिंक को हटा दिए थे। इनका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, फिर जो है फिर जिंक से एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है। मतलब ऊपर जो है सब अधिक क्रियाशील है, नीचे कम क्रियाशील है। क्या समझ रहे हैं? ऊपर अधिक क्रियाशील है और नीचे कम क्रियाशील है। देख लीजिए ऊपर से नीचे जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इनको लिख लीजिएगा, थोड़ा साइड हो जाता हूँ, देख लीजिए, इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, आयन का आदान प्रदान होता है, यानी लेन देन होता हो, आयनों का लेन देन होता हो। आयन समझते हैं ना, जैसे ई हुआ, जैसे ये देखिए ई कार्बन पे हो गया, ई हो गया आयन, ई हो गया आयन, हाइड्रोजन पे हुआ ना, ई जैसे हो गया, ई हो गया आयन, ई हुआ ना, Na पे प्लस हो गया, यही हुआ आयन। समझ रहे हैं? तो मतलब आयनों का आदान प्रदान, यानी लेन देन होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए इनका क्या उदाहरण, देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4, ये आपस मिल के क्या करेंगे। अच्छा देख लीजिए, बी ए है ना, तो Ba प्लस 2 Na प्लस में Na प्लस हुआ, तो अब क्या करेंगे, ई जो है Ba प्लस इनके साथ आ गया, मतलब आयन का आदान प्रदान। अब Na हो गया इनके साथ आ गया, तो देखिए क्या बन रहा है, तो BaSO4 क्या बना, BaSO4 मतलब बेरियम
बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, क्या बना 2NaCl। बेरियम सल्फेट ये सॉलिड में हुआ, ये कौन सी में हुआ, जलीय हुआ, एक्वस में हुआ, क्या हुआ, जलीय में, जलीय हुआ। ये अवक्षेप देता है, क्या देता है, अवक्षेप, 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 अवक्षेप देता है, क्या देता है, अवक्षेप, अवक्षेप देता है, क्या देता है, अवक्षेप देता है। देखिए अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब क्या हुआ है, अवक्षेप का मतलब हुआ कि जो जल में नहीं घुलता हो, जो जल में अघुलनशील हो, मतलब जल में वो नहीं घुलेगा, समझ गए। तो देखिए अवक्षेप मतलब जो जल में अघुलनशील हो, जो जल में अघुलनशील हो, क्या हो, जो जल में अघुलनशील हो, उनको क्या बोलेंगे, अवक्षेप। तो देखिए आप अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए, अवक्षेपण, आप अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए क्या कर रहा है कि जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता हो, क्या, जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप का निर्माण होता हो। तो अवक्षेप का मतलब क्या बोले कि जो जल में अघुलन, जो जल में नहीं घुलता हो, तो वही हुआ, क्या हुआ, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए पीबी लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेस एक्वस में है और पोटासियम आयोडाइड 2Ki एक्वस में है। तो पोटासियम आयोडाइड ये क्या कर लिए, लेड आयोडाइड बना लिए, क्या बना लिए, लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट, क्या बना लिए, पोटासियम नाइट्रेट, क्या बना लिए, पोटासियम नाइट्रेट बना लिए, क्या बना लिए, पोटासियम नाइट्रेट बना लिए। अब देखिए अब क्या होता है, BaCl2, BaCl2 क्या कर रहे हैं, BaCl2 क्या कर रहे हैं, एक्वस में है Al2 SO3 Al2 SO3 BaCl2 Al2 SO क्या कर रहे हैं, SO Bal2 SO4 3 एक्वस से BaCl2 Al2 SO4 3 से क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, BaSO4 AlCl3 BaSO4 प्लस AlCl3 BaSO4 प्लस AlCl3 BaSO4 AlCl3। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये दोनों मिलके, ये दोनों में BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड हुआ ना, तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम Al2 SO4 के साथ मिल करके क्या बना लिए, क्या बना लिए, BaSO4 AlCl3। अब देखिए Ba इधर एगो है, इधर भी एगो है, SO4 क्या है, यहाँ पे 3 ठो है, तो यहाँ अपने लोग क्या करेंगे, 3 से गुना किए, जैसे 3 से गुना किए। एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है, 2 गो है, यहाँ पे 2 से गुना किए। तो अब देखिए क्या हुआ, Ba पूरा है, SO4 पूर गया है, Cl2 कितना हो गया, ये कितना हुआ, 6 ठो Cl हो गया, कितना हुआ, 6 ठो, कितना हो गया Cl2, क्या हुआ, 6 गो हो, कितना हो गया Cl2 यानी क्लोरीन 6 हो गया। तो देख लीजिए 6 गो, तो यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो मतलब सब कुछ बैलेंस है। Ba 3 गो है, 3 गो हुआ, SO4 कितना है, SO4 कितना है, 3 गो है, SO4 3 ठो हो ही गया, उसके बाद Al2 सब कुछ बैलेंस है। तो दोस्तों आज अपने लोग विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ लिए। अवक्षेप क्या है, अवक्षेपण क्या है, इस सब के बारे में पढ़ लिए। अब अपने लोग पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अपने लोग क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपचयन एवं उपचयन यानी रेडॉक्स, इस सब के बारे में अपने लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस सब कुछ को याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए, अभी से पढ़िए, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। जो
हम बता रहे हैं इनको पूरा, हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, पूरा सिंपल भाषा में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि टप करके बता रहे हैं। तो आप लोग पूरा अच्छा से रीड कीजिएगा, इनको लिख लीजिए बढ़िया से, इससे पहले भी लिखे थे उनको भी लिख लीजिएगा। देख लेते हैं फिर से। धातु क्रियाशीलता अभी बताए थे, तो के का, Na का, Ca का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, लोहा का, आयरन का, प्लेडियम का, हाइड्रोजन का, कॉपर का, Ag का, सिल्वर का, सब कुछ का याद कर लीजिएगा। तो ये जब याद रहेगा आपको तो क्या होगा अभिक्रिया करवाने में, कि मतलब कौन किसको हटा रहा है, इनको कौन क्रियाशील ज़्यादा है, ये सब करने में आपको पूरा मज़ा आएगा। जैसे हम अभी बताए थे ना, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, तो तुरंत आप देखिएगा मैग्नीशियम जिंक को हटा देगा, मैग्नीशियम Fe को हटा देगा, हटाएगा कि नहीं हटाएगा। तो ये होता है। आप देखिए ये आप देखे होंगे कि Fe आयरन Cu को सबसे पहले वाला अभिक्रिया में जो बताए थे, जिस पहले जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहे थे उदाहरण में जो बताए थे, तो Fe क्या Cu को हटा रहे थे ना, कि भगो तुम्हारा नहीं है। तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए दोस्तों। विस्थापन अभिक्रिया अंत में समझ लीजिए क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया हुआ कि मेरा खुद का घर है, मेरे को उधर से वो पूरा पहलवान यानी करगर व्यक्ति आ गए, मैं कमज़ोर हूँ, हमको बोला कि भागो। हम डर से बोले मालिक आप, मैं तुरंत भाग गया, साइड हो गए। वो आके हमारे घर में मेरा ही बेड है, उस पर आके बैठ गए। यही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ, मतलब लेन देन हुआ, आयनों का लेन देन हुआ। आयन तो बता दिए, मतलब H पे प्लस है, Cl पे माइनस है, तो वही माइनस आयन हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आयनों का लेन देन हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया पर है कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप वह हुआ कि जो जल में नहीं घुलता हो, जो जल में अघुलनशील हो। तो अपने लोग सबका उदाहरण सहित पढ़े हैं। तो दोस्तों अच्छे तरह से आप लोग इसको रीड कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो इससे पहले जो पढ़ाए थे सबको याद करके कंप्लीट रखिएगा। अब अगले क्लास में अपने लोग का सिलेबस मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, सब में अपने लोग क्या करेंगे, पूरा जितना भी चैप्टर का है सबको लेकर आएंगे, एक ही रोज़ में ख़त्म कर देंगे। तो यह अपना लेक्चर कौन था, चौथा लेक्चर है। 5वां लेक्चर में अपने लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।